नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इस विशेष समाचार खबर पर नजर में। मैं हूं निखिल सिंह और खबर पर नजर में उन तमाम खबरों को समेटकर आपके सामने लेकर आते हैं जिन पर दिन भर बनी रही हैं सभी की निगाहें और जिन पर हमारे संवाददाताओं ने विशेष कवरेज की है, जिसका हम उनके जरिए विश्लेषण करेंगे। बात करेंगे एससीओ समिट की, बात करेंगे महाराष्ट्र की और इसके साथ साथ दिल्ली और पश्चिम बंगाल के सियासत की। सबसे पहले बात करेंगे एससीओ समिट की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में शंघाई सहयोग संगठन के 23वें शिखर सम्मेलन की वर्चुअल बैठक की शुरुआत हुई। इस बैठक में एससीओ के सभी सदस्य देश चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान भाग ले रहे हैं। बैठक में ईरान, बेलारूस और मंगोलिया पर्यवेक्षक देश के रूप में शामिल हुए। वहीं तुर्कमेनिस्तान अतिथि देश के रूप में बैठक में शामिल हुआ। बैठक के दौरान ईरान आधिकारिक तौर पर शंघाई सहयोग संगठन में पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि किसी भी तरह के आतंकवाद के खिलाफ दुनिया को मिलकर लड़ने की जरूरत है। साथ ही उन्होंने कहा कि एससीओ को आतंकवादियों को पनाह देने वाले देशों की आलोचना करने में कोई संकोच नहीं करना चाहिए। आतंकवाद चाहे किसी भी रूप में हो, किसी भी अभिव्यक्ति में हो, हमें इसके विरुद्ध मिलकर लड़ाई करनी होगी। कुछ देश क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को अपनी नीतियों के इंस्ट्रूमेंट के रूप में इस्तेमाल करते हैं, आतंकवादियों को पनाह देते हैं। एससीओ को ऐसे देशों की आलोचना में कोई संकोच नहीं करना चाहिए। ऐसे गंभीर विषय पर दोहरे मापदंड के लिए कोई स्थान नहीं होना चाहिए। टेरर फाइनेंसिंग से निपटने के लिए हमें भी आपसी सहयोग बढ़ाना चाहिए। इसमें एससीओ के रेड्स मैकेनिज्म की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। हमारे देशों के युवाओं के बीच रेडिकलाइजेशन के फैलावे को रोकने के लिए भी हमें और सक्रिय रूप से कदम उठाने चाहिए। और प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि अफगानिस्तान को लेकर भारत की चिंताएं और अपेक्षाएं एससीओ के अधिकांश देशों के समान हैं। वर्तमान की वैश्विक चुनौतियों के लिए संगठन के रूप में एससीओ को तैयार रहने की जरूरत है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जो एससीओ चार्टर के अनुसार सभी देशों को एक दूसरे की क्षेत्रीय संप्रभुता का सम्मान करना चाहिए। किसी भी क्षेत्र की प्रगति के लिए मजबूत कनेक्टिविटी का होना बहुत ही आवश्यक है। बेहतर कनेक्टिविटी आपसी व्यापार ही नहीं, आपसी विश्वास भी बढ़ाती है। किंतु इन प्रयासों में एससीओ चार्टर के मूल सिद्धांतों, विशेष रूप से सदस्य देशों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करना बहुत ही आवश्यक है। ईरान की एससीओ सदस्यता के बाद हम चाबहार पोर्ट के बेहतर उपयोग के लिए काम कर सकते हैं। मध्य एशिया के लैंडलॉक देशों के लिए इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर इंडियन ओशन तक पहुंचने का एक सुरक्षित और सुगम रास्ता बन सकता है। हमें इसका पूरा पोटेंशियल रियलाइज करना चाहिए। और आज से शुरू हुए एससीओ शिखर सम्मेलन पर विदेश मंत्रालय की ओर से एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा ने बताया कि शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के एससीओ में योगदान पर खास चर्चा की। विदेश सचिव ने बताया कि एससीओ में आतंकवाद के खिलाफ एकजुटता पर खास जोर दिया गया। वहीं इस दौरान प्रधानमंत्री ने आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई को बेहद जरूरी बताया। इस बार भारत के एससीओ में सहयोग के 5 नए स्तंभ बनाए हैं। And nurtured by India in the SCO, especially in the field of startup and innovation, traditional medicine, youth empowerment, digital inclusion, and shared Buddhist heritage of SCO member states. Need to work together to eliminate the menace of terrorism in the region and globally, in consistency with Article 1 of the SCO Charter.
equally and condemn terrorism and eliminate safe havens, flow of finance to such activities. Fight against terrorism as the basic mandate of SCO still remains a central goal of SCO, something that was underlined, emphasized by the Honorable Prime Minister and also echoed in the room by other countries. और विदेश सचिव ने बताया कि एससीओ की सदस्यता मिलने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खास तौर पर ईरान के राष्ट्रपति को बधाई दी। वहीं इस दौरान ईरान को सदस्यता मिलने पर सहयोगी देशों द्वारा इसका पूरा स्वागत और समर्थन किया गया। और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अमृतपाल सिंह मौजूद है। अमृतपाल, सबसे पहले तो प्रधानमंत्री के उस वक्तव्य से आप पर चर्चा करना चाहेंगे जिसमें उन्होंने आतंकवाद को लेकर एक तरह से कहा जाए तो खरी खरी सुनाई और कहा कि सभी को इस पर सहयोग करने की जरूरत है और इसकी वकालत करने वाला कोई भी देश कम से कम एससीओ में नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, उन्होंने कहा कि जो एससीओ मेंबर स्टेट्स हैं इनको संकोच नहीं करना चाहिए आतंकवाद जो किसी भी फॉर्म में हो उसको कंडेम करने के लिए। तो बेसिकली उन्होंने कहा कि इस पर दोहरे मापदंड एससीओ को अपनाने नहीं चाहिए क्योंकि एससीओ की मैंडेट ही जो उनका चार्टर 1 है, जो चार्टर का आर्टिकल 1 है उसका क्लियर कट मैंडेट ये है कि टेररिज्म, रेडिकलाइजेशन और एक्सट्रीमिज्म के खिलाफ एससीओ मेंबर स्टेट्स एकजुट होकर कोऑपरेट करेंगी और एक संयुक्त मोर्चा खोलेंगी आतंकवाद के खिलाफ इस जंग को जीतने के लिए। तो प्रधानमंत्री ने पर जो दिलचस्प बात थी, उन्होंने कहा कि कुछ देश आतंकवाद को इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो उनकी स्टेट की नीति है उसका हिस्सा मान के इसका इस्तेमाल करते हैं और उसका ये पार्ट है। तो उसके खिलाफ सबको बोलना चाहिए और उसके खिलाफ संयुक्त कदम भी उठाने चाहिए। तो ये एक अहम स्टेटमेंट थी जो एनालिस्ट्स देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री का सीधा निशाना पाकिस्तान जैसे देशों पे था जिन्होंने लगातार ये पॉलिसी अपनाई है और उन्होंने इस अपनी जो ओपनिंग रिमार्क्स थे उसके दौरान इसको सेंटर स्टेज में रखा। जी, अगर एससीओ में भारत की अध्यक्षता की बात करें या भारत के कार्य करने की बात करें तो इस बार भारत ने एससीओ में सहयोग के कुछ स्तंभ बताए हैं जिसको कहना चाहिए कि नए तौर तरीके आपसी सहयोग के, क्या कहेंगे आप? जी, काफ़ी कुछ जो भारत के देखिए 5 जो भारत के प्रपोजल्स थे वो अडॉप्ट हुए, चाहे वो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पे हो, डिजिटल इंक्लूजन पे हो, टूरिज्म प्रमोशन पे हो, कल्चरल हेरिटेज पे हो, पीपल टू पीपल कनेक्ट पे हो। भारत ने इस बात पे जोर दिया कि कैसे जो आपकी रीजनल कनेक्टिविटी है, अभी प्रधानमंत्री की आपने जो बाइट थी वो चलाई कि जहाँ प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि ईरान को जब उन्होंने का स्वागत किया नए सदस्य के रूप में, तो उन्होंने कहा कि चाबहार पोर्ट हमें लगता है कि सभी के सहयोग से एक इम्पॉर्टेंट कनेक्ट बन पाएगा लैंडलॉक्ड सेंट्रल एशियन कंट्रीज और इंडियन ओशन के बीच में, और जो एक रीजनल कोलैबोरेशन और कनेक्टिविटी तो बढ़ाने का प्रतीक बन ही सकता है, पर उससे ज़्यादा ये ट्रेड प्रॉस्पेरिटी, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट में बहुत मदद करेगा। तो भारत ने जो महत्वपूर्ण बिंदु रखे थे और थीम जो अपनाई थी सिक्योर की, सिक्योरिटी, एनवायरनमेंट, रिस्पेक्ट फॉर टेरिटोरियल इंटेग्रिटी एंड रीजनल एंड सॉवरेनिटी, ये सब बड़े क्लियर कट रूप में आपको न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन में देखने को मिलते हैं। जी 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 बिल्कुल। अगर एक बात संक्षेप में आपसे समझना चाहें चलते चलते कि लगातार वैश्विक मंचों पर भारत की भूमिका बढ़ रही है, चाहे वो G7 की बात हो, G20 की बात हो, एससीओ में किस तरह से आप भारत की भूमिका को देखते हैं?
देखिए, एससीओ में भारत एक बड़ा अहम रोल प्ले करता है। पिछले 6 साल में भारत ने कई इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स लिए हैं, डीपीआई पे, डिजिटल इंक्लूजन पे। इनफैक्ट आज तो प्रधानमंत्री ने जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का लैंग्वेज बेस्ड मॉड्यूल है भाषिनी, वो कहा कि आप इसको यूज़ कर सकते हैं लैंग्वेज की रियल टाइम ट्रांसलेशन और उसकी ईज के लिए, और इसके थ्रू आप इंक्लूजन कर पाएंगे। तो भारत अपनी अध्यक्षता के दौरान करीब 134 मीटिंग्स की, उसमें से 15 तो मिनिस्टेरियल्स थी। लास्ट मई में हुई थी गोवा में, जहां विदेश मंत्रियों की बैठक हुई थी इन पर्सन। तो भारत ने जो वेरियस इनिशिएटिव्स लिए हैं, कॉन्फ्रेंसेस करवाई हैं, इवेंट्स करवाए हैं, कॉमनवेल्थ ये एससीओ आर्ट्स मेला, सूरजकुंड मेला, यूथ कॉन्फ्रेंसेस, थिंक टैंक्स की कॉन्फ्रेंस। तो भारत ने एक अहम रोल प्ले किया है इन जो एससीओ का ऑब्जेक्टिव है और मैंडेट है उसको अचीव करने के लिए। जी, निश्चित तौर पर बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए अमृतपाल। और बात करेंगे महाराष्ट्र की सियासत की। महाराष्ट्र में एनसीपी के भीतर तमाम सियासी उठापटक के बीच आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने राज्य कैबिनेट की बैठक बुलाई। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार और एनसीपी के उनके सहयोगी मंत्री छगन भुजबल सहित अन्य मंत्रीगण भी आज हो रही कैबिनेट बैठक में पहली बार शामिल हुए। कैबिनेट की बैठक में शामिल होने से पहले अजित पवार और एनसीपी के अन्य मंत्रियों ने मंत्रालय स्थित छत्रपति शिवाजी महाराज को पुष्पांजलि अर्पित की। उल्लेखनीय है कि अजित पवार के नेतृत्व में एनसीपी के एक समूह ने राज्य के एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार में शामिल हुए थे। अजित पवार को डिप्टी सीएम और छगन भुजबल सहित 8 अन्य नेताओं को मंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई थी। और इस बीच महाराष्ट्र में बदले सियासी समीकरण के दौरान महाराष्ट्र विधानसभा में कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई। बैठक के बाद राज्य में बदले सियासी हालात के मद्देनजर कांग्रेस ने महाराष्ट्र विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी पर अपना दावा किया है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा कि प्रदेश में आज जो भी स्थिति मौजूद है उसके मुताबिक विपक्ष के में कांग्रेस ही इस समय सबसे बड़ी पार्टी है। नाना पटोले ने कहा कि हम विधायक दल की बैठक की रिपोर्ट हाईकमान को भेजेंगे और ये भी निर्देश चाहेंगे कि उसका पालन किया जाए। इस बीच उद्धव ठाकरे गुट के विधायक सुनील प्रभु ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। प्रभु ने मांग की है कि शिंदे गुट के विधायकों के खिलाफ उनकी ओर दिए गए अयोग्यता के नोटिस पर मौजूदा स्पीकर जल्द से जल्द कार्रवाई करें। सुनील प्रभु ने याचिका में कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद भी अभी तक स्पीकर ने एकनाथ शिंदे और उनके साथ पार्टी के बगावत करने वाले विधायकों की अयोग्यता को लेकर कोई फैसला नहीं लिया है। बीते वर्ष 2022 में एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में शिवसेना में बगावत हुई थी। इसके बाद शिवसेना के शिंदे गुट ने बीजेपी के साथ मिलकर महाराष्ट्र में सरकार बनाई थी। इसके खिलाफ उद्धव ठाकरे गुट सुप्रीम कोर्ट चला गया था। उद्धव ठाकरे गुट ने एकनाथ शिंदे और उनके साथ 15 विधायकों को अयोग्य ठहराने की मांग उठाई थी। और महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने उद्धव ठाकरे गुट द्वारा सुप्रीम कोर्ट में शिंदे गुट के विधायकों की मान्यता के मामले में दायर याचिका पर कहा कि अयोग्यता के मामले में अगर कोई याचिका दायर कर रहा है तो वो उसका संवैधानिक अधिकार है, इस पर कोई रोक नहीं लगा सकता। उन्होंने कहा कि हम जो भी निर्णय लेंगे वो न्यायसंगत होगा, इसमें किसी प्रकार का कोई पक्षपात नहीं होगा। सभी नियमों का पालन करके वाजिब समय में हम निर्णय लेंगे। डिस्क्वालिफिकेशन के मामले में यदि कोई याचिका कर रहा है वो उसका संवैधानिक अधिकार है, उस पर ना मैं रोक लगा सकता हूँ ना आप रोक लगा सकते हैं। लेकिन आपके माध्यम से मैं सभी को यही बताना चाहूंगा कि जो हम निर्णय लेंगे वो जस्टिफाइबल निर्णय होगा, इक्विटेबल निर्णय होगा, इसमें किसी भी प्रकार का पक्षपात नहीं होगा और ये निर्णय लेते समय हम रीजनेबल समय में ये निर्णय लेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने बताया उसके अनुसार, ऑर्डर के अनुसार, और रीजनेबल समय यानी सभी नियमों का पालन करके, संवैधानिक प्रावधानों का पालन करके जो रीजनेबल और जस्टिफाइड ऑर्डर देने के लिए समय लगता है वो रीजनेबल समय है। हम रीजनेबल समय में निर्णय देंगे। तो ये थी महाराष्ट्र के सियासत की बात, जहां लगातार बहुत तेजी से डेवलपमेंट हो रहे हैं और हम आपको इससे रूबरू कराते रहेंगे। और अब बात दिल्ली के सियासत की, जहां पर तेजी से घटनाक्रम यहां भी बदल रहा है और एक के बाद एक भ्रष्टाचार के मामलों को लेकर
आम आदमी पार्टी पर हमलावर है विपक्ष, खासतौर पर बीजेपी और कांग्रेस। बीजेपी ने हमला बोला है। सोमवार को रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट के आप सरकार को जमकर फटकार लगाने के बाद आज भाजपा ने केजरीवाल सरकार को जमकर घेरा। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने दिल्ली की आप सरकार को घेरते हुए अरविंद केजरीवाल को नाकाम करार दिया है। उन्होंने कहा कि जनता की भलाई के लिए बनाए गए RRTS प्रोजेक्ट के लिए आम आदमी पार्टी की सरकार को केवल 1138 करोड़ रुपए देने थे, लेकिन वो भी आप सरकार नहीं दे पाई। आपको बता दें कि सोमवार को आम आदमी पार्टी की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के निर्माण के लिए फंड्स मुहैया कराने में असमर्थता जता दी थी। मेरठ का ये कॉरिडोर करीब 82 किलोमीटर का है और दिल्ली से मेरठ 60 मिनट में आम जनता दूरी तय कर लेगी। इसकी कुल लागत 31,632 करोड़ रुपए, जिसमें अब तक केंद्र सरकार अपना पूरा योगदान दे चुकी है और ये 2019 में लिखा हुआ है कि उत्तर प्रदेश को 5,828 करोड़ रुपए देने थे। दिल्ली के हिस्से में 1138 करोड़ था केवल। अरविंद केजरीवाल जी की सरकार से कहा गया कि ये जमा कराइए। अरविंद केजरीवाल जी अपने शराब के व्यापारी मित्रों की चिंता करते हैं, अपना शीश महल बनाते हैं। वहीं 3 सालों में सबसे ज्यादा विज्ञापनों पर खर्च करने के मुद्दे पर भी आम आदमी पार्टी को घेरते हुए भाजपा प्रवक्ता ने केजरीवाल को कट्टर भ्रष्टाचारी बताया। उन्होंने कहा कि केजरीवाल के पास इश्तिहार के लिए 1106 करोड़ रुपए हैं, लेकिन प्रोजेक्ट के लिए पैसे नहीं हैं। वर्ष में अरविंद केजरीवाल कट्टर बेईमान घोटालेबाज वसूली सरकार ने अपना महिमा मंडन करने के लिए 1106 करोड़ रुपए के इश्तिहार दे डाले। एडवर्टाइजमेंट्स ऑफ 1106 करोड़ in the last 3 years have been released by the most dishonest, the most corrupt leader in India, Mr. Arvind Kejriwal. और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता राजेश राज मौजूद हैं। राजेश, कहीं ना कहीं ये जो रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम का जो मामला है, उसने अगर सीधे तौर पर कहा जाए विपक्ष के शब्दों में या बीजेपी के शब्दों में कि आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल की पोल खोल दी है और जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी सख्ती जताई है, नाराजगी जताई है, क्या कहेंगे आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं गौरव भाटिया, उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आज किया, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का लब्बो-लुआब यही था कि वो अरविंद केजरीवाल और जो मनीष सिसोदिया, उन दोनों पर वो बेहद हमलावर थे। उन्होंने साफ तौर पर ये आरोप भी लगाए कि क्या इस फंड्स के लिए उनके पास पैसे नहीं हैं, लेकिन 1106 करोड़ रुपए उन्होंने अपने विज्ञापन पर, अपने इश्तिहार पर खर्च कर दिए, जो कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल सरकार पर ये सवाल या निशान छोड़ते हैं। और उन्होंने स्पष्ट तौर पर यह भी कहा कि अरविंद केजरीवाल जो हैं वो कट्टर बेईमान हैं, ये गौरव भाटिया का कहना था। और उन्होंने कहा कि मनीष सिसोदिया का जमानत अब तक वो नहीं करा पाए, जिससे यह स्पष्ट पता चलता है कि मनीष सिसोदिया की जो कारगुजारियां थी उसमें कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल की भी सहभागिता थी, क्योंकि बिना अरविंद के जानकारी के किसी भी तरह की कोई जो लैप्सेस है वो हो नहीं सकता। और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी लगातार मनीष सिसोदिया हो, सत्येंद्र जैन का सवाल हो या फिर अरविंद केजरीवाल का सवाल हो, उनके घरों के साथ सज्जा का मामला हो या फिर अन्य जो भ्रष्टाचार के जो मुद्दे हैं, जो लगातार बीजेपी उसे उठाने की कोशिश करती है, उस भ्रष्टाचार के मुद्दे को बुलाने की कोशिश करती है। और उसी कड़ी में इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखा जा रहा है कि गौरव भाटिया ने स्पष्ट तौर पर यह आरोप लगाया कि अरविंद केजरीवाल की जो सरकार है वो भ्रष्टाचार में लिप्त सरकार है। और जिस तरीके से मनीष सिसोदिया को बचाने के लिए अरविंद केजरीवाल सामने आए, लेकिन अब तक वो जमानत नहीं करा पाए, यह दिखाता है कि मनीष सिसोदिया के हाथ जो हैं वो भ्रष्टाचार में सने हुए हैं, लिप्त हैं। और अरविंद केजरीवाल लाख
प्रयास के बावजूद भी। जी बिल्कुल, लगातार ये बात कही जा रही है और वो कह भी रहे हैं कि 130 दिन हो गए हैं और अभी तक का हाई कोर्ट से भी हर फोरम देख लिया, हर कोर्ट देख लिया, लेकिन अभी तक जमानत नहीं हुई है। बहुत सारे सवाल उठाए हैं, चाहे विज्ञापन की बात हो, भ्रष्टाचार की बात हो। अब आपको लगता है कि एक और नया हथियार RRTS के रूप में कहीं ना कहीं केजरीवाल ने थमा दिया है बीजेपी के पास हमला करने के लिए? देखिए, जो न्यायालय है वो अपने आप में एक सर्वोच्च संस्था है और न्यायालय की प्रतिक्रिया के बाद अब कुछ जो है वो बच नहीं जाता है। और जिस तरीके से माननीय न्यायालय ने जिस तरीके की टिप्पणी की है, उस टिप्पणी के बाद अरविंद केजरीवाल की जो सरकार है वो बैकफुट पर नजर आ रही है और भारतीय जनता पार्टी आक्रामक है। भारतीय जनता पार्टी फ्रंट फुट पे आके खेलने की कोशिश कर रही है, जबकि अरविंद केजरीवाल बैकफुट पर हैं। और इस संदर्भ में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने यह एस्टेब्लिश करने की कोशिश की कि जो अपने घर के साथ सज्जे पर जो अपने जो शुरू में जो व्यक्ति कहता था कि मुझे लाल बत्ती नहीं चाहिए, मुझे बंगला नहीं चाहिए जी, मैं तो साधारण घरों में रह लूंगा जी, और उनके घरों के साथ सज्जा पर करोड़ों रुपए खर्च करने की बात जो सामने आई है, उससे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी आंदोलित है, आक्रामक है। और उनका साफ तौर पर कहना है कि जो पुरानी कारगुजारियां अब तक आम आदमी पार्टी सरकार की रही हैं, उसके बाद यह जो एक नया मुद्दा सामने आया है, यह चौंकाने वाला है। और दिल्ली की जनता दूध का दूध और पानी का पानी आने वाले दिनों में करेगी, क्योंकि भ्रष्टाचार में कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल की सरकार जो है वो पूरी तरह से संलिप्त नजर आ रही है। जी निश्चित तौर पर तो बीजेपी को एक और मौका मिला है हमला करने के लिए। बहुत शुक्रिया राजेश राज इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। और अब बात करते हैं पश्चिम बंगाल की सियासत की, जहां पर हाई कोर्ट में लगातार एक के बाद एक मामले दायर किए गए हैं और हाई कोर्ट ने तमाम स्थितियां क्लियर की है पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनावों को लेकर के। पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनावों की केंद्रीय बलों की तैनाती को लेकर कोलकाता हाईकोर्ट ने स्थिति साफ कर दी है। अदालत ने आदेश दिया है कि चुनावों के दौरान हर पोलिंग स्टेशन पर कम से कम 50% केंद्रीय बलों की तैनाती सुनिश्चित की जाए। पंचायत चुनाव में हिंसा के अंदेशे के बीच केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सुरक्षा बलों की 485 कंपनियां पश्चिम बंगाल भेजी हैं। इस बीच विपक्षी दलों की याचिका पर कोलकाता हाईकोर्ट ने राज्य चुनाव आयोग से केंद्रीय बलों की तैनाती का ब्यौरा मांगा था। विपक्ष का आरोप है कि केंद्रीय बलों के भेजे जाने के बावजूद पोलिंग बूथ्स पर अभी भी राज्य पुलिस को ही तैनात किया गया है। ऐसे में हाईकोर्ट के आदेश ने अब इस स्थिति को साफ कर दिया है। इससे पहले हाईकोर्ट ने चुनावों में केंद्रीय बलों की तैनाती का आदेश दिया था। कोलकाता हाईकोर्ट के फैसले के विरुद्ध राज्य चुनाव आयोग की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हिंसा के माहौल में चुनाव नहीं कराया जा सकता। 8 जुलाई को पश्चिम बंगाल में होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता हाई कोर्ट के आदेश में दखल देने से मना कर दिया था। नॉमिनेशन से लेकर शुरू हुई हिंसा में अब तक 15 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है। वहीं बम धमाके में कई लोग घायल हुए हैं। और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए पश्चिम बंगाल में कोलकाता से हमारे संवाददाता प्रसेनजीत बख्शी जुड़ रहे हैं। प्रसेनजीत, हाई कोर्ट का आदेश विपक्ष के लिए कितना राहत भरा है? तो आम जनता को भी कहीं ना कहीं राहत इस बात के लिए मिलेगी कि केंद्रीय जो बल हैं उनके साए के में या संगीनों के साए में जब चुनाव होगा तो कम से कम हिंसा नहीं होगी। ये बात सुनिश्चित करने की बात बार बार कही जा रही है अदालत के स्तर पर। जी निखिल, जो राज्य निर्वाचन कमीशन है जिस तरह से अदालत की राय को लेकर आंख विचोली खेलने की कोशिश में लगे हुए थे पिछले कई दिनों से, आज अदालत ने उसी को पूरी तरह से साफ कर दिया कि ऐसा नहीं चलेगा जी। और कम से कम 50% हर एक बूथ में, अगर 2 रहे तो एक आप राज्य की पुलिस रखिए, लेकिन दूसरे जो होंगे वो केंद्रीय बल होना चाहिए, ये स्पष्ट कर दिया जी। आगे सिर्फ 2 दिन बाकी है, मतलब आज 4 तारीख निकल गया, 5-6 तारीख तक ये सब तैनाती निश्चित करना पड़ेगा। और इसके बारे में जो नोडल ऑफिसर है सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स की, BSF का IG, उनको बता दिया गया कि आप स्टेट इलेक्शन कमीशन से मिलकर इसके बारे में फैसला करें, कहां पे क्या तैनाती। और जो सवाल आपने किया है कि जरूर इसी को लेकर गांव के लोग और विरोधी राजनीतिक दल पिछले 1 महीनों से अपना जो लड़ाई है वो लड़ाई अदालत की दायरे में करने की कोशिश में थे, क्योंकि वही एकमात्र उपाय
जब स्टेट इलेक्शन कमीशन कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं थे। तो आखिरकार गांव के लोग और जो विरोधी राजनीतिक दल ये सारे अभी थोड़ा सा निश्चिंत है, लेकिन नजर इस पर है कि किस तरह से ये तैनाती किया जा रहा है। समय नहीं है और पूरे बंगाल में एक ही दिन में चुनाव है, तो ये फोर्स को अपने अपने जगह पर भेजना पड़ेगा, रहने का इंतजाम करना पड़ेगा, ये सब अगले 2 दिन में करना पड़ेगा। ये इसी के ऊपर अभी नजर है सबकी। निखिल जी, ग्राम पंचायत के जो ये चुनाव रहे हैं पश्चिम बंगाल में रक्त रंजित रहे हैं, इसका इतिहास रहा है, और जो सत्ताधारी पार्टी होती है वो उस पर रिगिंग करती रही है। इस बार इतना व्यापक इंतजाम हुआ है, केंद्रीय बलों की तैनाती हो रही है, क्या उम्मीद किया जाए कि फ्री एंड फेयर पोल्स हो सकेंगे? क्या लगता है? नहीं निखिल, मैं आपको काटना चाहूंगा जी। मैं कहूंगा कि व्यापक इंतजाम नहीं हुआ है, इससे भी व्यापक इंतजाम 2013 में किया गया था। वहां पे उस वक्त जब मीरा पांडे स्टेट इलेक्शन कमीशन करती थी और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट तक प्रदेश सरकार को खींच के ले गए, और इससे भी ज्यादा और 5 दफे में चुनाव किए थे। आपको याद रखना पड़ेगा कि पूरे प्रदेश में इस बार 1 दफे में चुनाव की घोषणा की है स्टेट इलेक्शन कमीशन, और 1 दफे में, जहां पे 5 दफे में चुनाव होने के बावजूद भी 100-150 लोग का निधन हो जाते हैं, हत्या हो जाते हैं संघर्ष में, तो इस बार काफी लोग डरे हुए हैं, चिंता में है कि 1 दफे में इस तरह से सिर्फ एक मतलब जो संख्या, आप अगर 822 कंपनी की बात करें सेंट्रल मिलिट्री फोर्स की, सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स की, तो 822 कंपनी में जो काम करने वाले लोग होंगे वो सिर्फ 65,000 जवान होंगे, और जो बूथ है वो 62,000 के आसपास है, तो मतलब एक बूथ में 1 जवान हो सकते हैं। तो ऐसे फिर भी कुछ नहीं होने से थोड़ा सा होना भी जरूरत है, फिर भी। लेकिन मैं कह रहा हूं कि लोग थोड़ा सा निश्चिंत है। पहले से लोग चाहते थे कि वो थोड़ा सा एरिया डोमिनेशन करे, जो हो नहीं पाया, क्योंकि ये अदालत के चक्कर में और स्टेट इलेक्शन कमीशन की इस तरह की आग बिचौली खेलने के कारण। तो लेकिन फिर भी चुनाव के दिन कम से कम एक यूनिफॉर्म किसी जवान को देखने से जो थोड़ा सा लोगों को मिलता है हौसला, आशा ये है कि हौसला मिले, वो अपने घर से मतदान केंद्र तक पहुंचे। आशा तो हमें रखना ही पड़ेगा निखिल जी। निश्चित तौर पर बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए प्रसेनजीत बख्शी। तो खबर पर नजर के इस अंक में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।